हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल टेक्टिव में। जैसे कि आप जानते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट रिलीज कर दी गई है और एडमिट कार्ड भी निकलने शुरू हो गए हैं। तो आप सब जो ये प्रैक्टिस सेट सेशन चल रहा है के ग्रुप के लिए, खासकर के2 के लिए, तो इसमें हम के2 के लिए बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों के संग्रह की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस प्रकार है और चैप्टर वाइज चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हर एक चैप्टर से जो है इलेक्ट्रिकल से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चैनल पे नया आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आपको हमेशा मिलता रहता है। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। विद्युत का मूल, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो पहला चैप्टर है, इसमें 12 चैप्टर होते हैं। जो ट्रेड के 60 क्वेश्चन है, उसी से यहाँ पे सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार ए ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है, बी वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग शून्य होता है, सी वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग माइनस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप का गणितीय योग प्लस ईएमएफ का गणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल भी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए, ठीक है, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम की आवश्यकताएं हैं। क्या क्या आपको चाहिए अगर आपको करंट को फ्लो करवाना है? ए वोल्टेज सोर्स, चालक, अचालक, एमीटर। बी वोल्टेज सोर्स योम चालक, वोल्टेज सोर्स स्विच योम रजिस्टर, वोल्टेज सोर्स स्विच योम फ्यूज। ठीक है, तो आपको क्या मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं चाहिए, तो आपको बताना है। तो दूसरे नंबर को क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, वोल्टेज सोर्स और चालक चाहिए, तो आपका कंडक्टर में जो है धारा फ्लो कर जाएगी। ठीक है, ना हमें एमीटर की ज़रूरत है। ठीक है, जो पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। एमीटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, रजिस्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, फ्यूज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से जो राइट उपयुक्त विकल्प हो जाएगा, ये वोल्टेज सोर्स एवं आपका चालक होगा, तो आपका करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, ठीक है, चमकने से, बी उत्पन्न प्रभावों से, सी चालक के रंग से, या चटकने की ध्वनि से। ठीक है, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्पन्न प्रभाव से। ठीक है, विद्युत करंट का जो प्रभाव होता है, जैसे ऊष्मीय प्रभाव हो गया, ठीक है, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, इन सब प्रभावों से ही हमें पता चलता है। ठीक है, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु में निम्न में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? फोटोन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इग्निटॉन, मेसॉन, फोटोन, इग्निट्रॉन। ठीक है, तो फोर्थ नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी वाला हो जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये जो बेसिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं इसमें परमाणु में। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है। ठीक है, धारा प्रवाहित होती है तो उसी का विरोध करता है, तो वह निम्न पर निर्भर करता है। ठीक है, सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध पर, अनुप्रस्थ पटछेद का क्षेत्र या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया इंग्लिश में बोलेंगे, इसकी लंबाई और तापमान पर, या फिर डी ये सभी पर। ठीक है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सामग्री का आर बराबर रो एल बाई ए होता है। ठीक है, यहाँ पे रो जो होता है और प्रतिरोधकता हो गया, यहाँ पे एल जो लंबाई से, और ए जो है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल और बैटरी से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, निम्न में से किसमें बैटरी की क्षमता मापी जाती है? ठीक है, बैटरी की जो क्षमता होती है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है और रिपीट भी कर सकता है। तो यहाँ से किलोवाट घंटा में, वाट्स में, एम्पियर में, एम्पियर आवर में। ठीक है, तो बैटरी की क्षमता, अगर आप मार्केट से कभी भी इन्वर्टर बैटरी खरीदने जाएंगे, तो वहाँ पे उसकी क्षमता जो है में ही जो बैटरी आप पूछते हैं, ठीक है, 150 एम्पियर आवर, या फिर 180 एम्पियर आवर, या फिर 220 एम्पियर आवर, तो इसकी क्षमता की के ही अनुसार से बैटरी वहाँ पे सेल की जाती है। ठीक है, वही आप बाई करने जाते हैं, तो इसी
क्षमता के अनुसार ही, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो एम्पियर हावर, एम्पियर घंटा में इसकी क्षमता को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन जिंक सेल, ठीक है, लेक्लांची सेल भी कहते हैं, में विध्रुवक का कार्य करता है, ठीक है। आपको बताना है, ए ऑप्शन है उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, बी जिंक के बर्तन पर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया की तीव्रता को कम करना, सी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ाना, या उत्पन्न हुई ऑक्सीजन का शोषण करना। तो 7 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना, ठीक है। ये आपका राइट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा, ठीक है। ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में कौन करता है, ठीक है। आपको बताने हैं, ए अमोनिया क्लोराइड, बी जिंक क्लोराइड, सी पेरिस ऑफ प्लास्टर, या फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 8th नंबर का क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी वाला हो जाएगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। जो आपका ड्राई सेल होती है, शुष्क सेल होती है, उसमें आपको पता होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो है चूर्ण वहाँ पे होता है, तो वही विध्रुवक का कार्य करता है, ठीक है। मतलब निगेटिव विध्रुवक मतलब क्या होता है, जो आपका निगेटिव सेल, निगेटिव पोल्स होते हैं, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक 144 एम्पियर आवर, ठीक है, एम्पियर आवर आ गया तो इसकी क्षमता हो गई 144 आवर। बैटरी 9 एम्पियर करंट लगभग घंटों तक प्रदान कर सकती है, ठीक है। अगर हम 9 एम्पियर करंट लेंगे और 144 एम्पियर आवर बैटरी की क्षमता है, तो कितने घंटे तक हमें जो है सप्लाई दे सकती है, ठीक है, आपको बताना है। तो यहाँ से अगर निकालें, इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है, यहाँ से जो इसकी क्षमता है, क्षमता बाई जो है आई हो जाएगा, ठीक है। ये 144/9 हो जाएगा, 144/9 करेंगे तो यहाँ से जो आपका मान निकल के आ जाएगा ये हो जाएगा 16 घंटे, ठीक है। 16 घंटे आपकी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 16 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हावर्स निकालेंगे, समय निकालेंगे, तो यहाँ से 144, ठीक है, बटन 9 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 16 आएगा, 9 1 9 9 5 बचेगा और 54 हो जाएगा, 9 6 54, ठीक है। 16 घंटे आपकी जो है यहाँ से इसकी जो है टाइमिंग होगी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निकल आयरन सेल होता है, ठीक है, तर्स सेकेंडरी सेल, बी शुष्क प्राइमरी सेल, तर्स प्राइमरी सेल, या फिर डी शुष्क सेकेंडरी सेल, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, तर्स सेकेंडरी सेल। निकल आयरन सेल जो होती है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ से बैक हो गया, ठीक है, इसको रिकवर कर, ठीक है, ये रिकवर हो चुका है। तो यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो गया था। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर भी है हमारा चुंबक और विद्युत चुंबकत्व से, ठीक है, मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है। रिटेंटिविटी की इकाई क्या है, ठीक है, एम्पियर टन पर मीटर, वेबर, या फिर वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो 2 लिखा है ये इसको स्क्वायर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग में ऐसा होता है। तो 11th नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर टन प्रति मीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, ठीक है। ए परमियंस, बी रिलेक्टेंस, सी ससेप्टिबिलिटी, या फिर धारण शक्ति, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा परमियंस हो जाएगा, ठीक है। जो चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने का उसमें गुण होता है, यहाँ पे परमियंस आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, परमियंस आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा अब सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय और विद्युत सर्किट की तुलना करते समय चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स की तुलना विद्युत सर्किट में किससे करेंगे, ठीक है। अगर चुंबकीय सर्किट की बात करेंगे वहीं और विद्युत सर्किट की बात करेंगे तो चुंबकीय सर्किट में जैसे फ्लक्स फ्लो होता है तो विद्युत सर्किट में किससे तुलना करेंगे, वहाँ पे ए करंट से, बी रेजिस्टेंस से, सी कंडक्टेंस से, या फिर डी ईएमएफ से, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये करंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसमें फ्लक्स फ्लो करता है चुंबकीय सर्किट में, वैसे यहाँ पे कंडक्टर में आपका जो है करंट फ्लो करता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय विद्युत सर्किट की तुलना में निम्न क्या असमानता है, ठीक है।
एमएमएफ और ईएमएफ का, रिलेक्टेंस और करंट का, कंडक्टेंस या फिर परमियंस और कंडक्टेंस का। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रिलेक्टेंस और करंट होता है। ठीक है, यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ये असमानता होती है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व नहीं रहता है? ठीक है, किस धातु में अस्थायी चुंबक नहीं रहता है? हार्ड किया गया स्टील, स्टेनलेस स्टील, निकल, कोबाल्ट, एलॉय या फिर सॉफ्ट आयरन। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन जो है। निम्न में से किस पदार्थ में अस्थायी चुंबकत्व नहीं रहता है? तो सॉफ्ट आयरन में नहीं रहता है। ठीक है, डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली, अल्टरनेटिंग करंट एंड पॉलीफेज सिस्टम जो आपका चैप्टर है, इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के, उसका डिस्कस करते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किया जा सकता है द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, टेकोमीटर, वोल्टमीटर, फेज अनुक्रम इंडिकेटर या फिर डी आवृत्ति मीटर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसके फेज अनुक्रम को देखेंगे तो यहाँ से फेज अनुक्रम जो टेस्टर होता है, इंडिकेटर होता है, इससे हम पता लगाएंगे। ठीक है, सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज अल्टरनेटर तुल्यकालन जो सिंक्रोनाइजिंग समांतर ऑपरेशन बोलते हैं, सरल होता है, मुश्किल होता है, समान ही होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सिंक्रोनाइजेशन होता है ये सरल होता है। ठीक है, सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में 3 फेज जो अल्टरनेटर होते हैं, इसका जो समांतर ऑपरेशन होता है ये काफ़ी सरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण में तांबा क्षति होती है। ठीक है, समान होती है, अधिक होती है, कम होती है, या डी इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा, यहाँ से कम होगा। ठीक है, सिंगल फेज की तुलना में यहाँ 3 फेज में जो है कॉपर की यहाँ पे बचत होगी, तो सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला यहाँ से बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर 3 फेज मोटर। ठीक है, यहाँ पे 34 मत पढ़िएगा। यहाँ पे 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणांक अधिक होता है, कम होता है, समान होता है, या फिर बदलता रहता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 3 फेज मोटर की तुलना में सिंगल फेज मोटर का जो शक्ति गुणांक होता है ये बेसिकली कम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंगल फेज संचारण प्रणाली की तुलना में 3 फेज संचारण प्रणाली, ठीक है, निर्भर योग्य नहीं होती, निर्भर योग्य होती है, अधिक निर्भर योग्य होती है, के समान होती है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अधिक निर्भर योग्य होती है। ठीक है, यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैद्युत मापक यंत्र, ठीक है, ये न्यू चैप्टर से जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। डैम्पिंग टार्क को द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, जो डैम्पिंग टार्क को होता है एक इसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है ईडी करंट से, ग्रेविटी नियंत्रण से, विद्युतीय स्थितिक से, या फिर तापी से। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा ईडी करंट से। ठीक है, ईडी करंट जो उत्पन्न होती है इससे डैम्पिंग टार्क को हम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्षेपक टार्क, ठीक है, जो डिफ्लेक्टिंग टार्क को उत्पन्न करने के लिए प्रभाव का उपयोग किया जाता है में विद्युतिक स्थिति। ठीक है, अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, ऊर्जा मीटर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विक्षेपक डिफ्लेक्टिंग टार्क का जो है उत्पन्न करने के लिए, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। में विक्षेपक टार्क को उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। किसमें जो है ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है विद्युत का, जो जिसे डिफ्लेक्टिंग टार्क को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर, अमीटर या मल्टीमीटर। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। अमीटर में ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसके संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है? स्फेरोमीटर, अमीटर, अमीटर घंटामीटर, या फिर टेकोमीटर। ठीक है, तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये अमीटर घंटामीटर हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर हावर मीटर जो बोलते हैं, या अमीटर घंटामीटर हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर होता है। ठीक है, सुग्राह्य नहीं होता है, सुग्राह्यता होता ही है, एक निश्चित स्थिति में लगा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है स्प्रिंग जिसमें यूज होती है जिस मीटर में, वो सुग्राह्य होता है। ठीक है, सुग्राह्य मतलब जो जिसकी जो है इफिशियंसी बोल लीजिए, ये मतलब जो माप होता है शुद्ध प्रतिशुद्ध होता है। ठीक है,
नेक्स्ट चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बने हैं उसको देख लेते हैं। डीसी जनरेटर से जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में उनका हम यहाँ पे संग्रह लेकर आए हैं। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। क्षेत्र वाइंडिंग, ठीक है, इंग्लिश में फील्ड वाइंडिंग बोलेंगे, किसके द्वारा उत्तेजित होगी? यदि जनित्र, ठीक है, जनरेटर सेल्फ एक्साइट जनरेटर हो, ठीक है, तो ए डीसी बाई स्रोत द्वारा, ए बी एसी द्वारा, इसकी अपनी धारा द्वारा या पल्सेटिंग करंट द्वारा, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इसकी अपनी धारा ही, अगर सेल्फ उत्तेजित की बात करेंगे तो अपनी ही धारा से, अपनी ही करंट से या एक्साइट होगा, ठीक है। तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्व उत्तेजित जनरेटर का प्रकार है, ठीक है, श्रेणी जनरेटर, सीरीज जनरेटर बोलते हैं, शंट जनरेटर, समांतर जनरेटर या मिश्रित जनरेटर, या डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी में हो जाएगा, ठीक है। स्व उत्तेजित जनरेटर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक सेकंड, डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन आपको चुनना है। सीरीज जनरेटर, ठीक है, में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग तथा लोड तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट की बनाई जाती है। सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। सभी सत्य हैं, ठीक है, आपको बताना है। 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फील्ड वाइंडिंग होती है मोटे तार और कम लपेट की बनती है। सीरीज जनरेटर जैसे आपका जो होता है इसको कभी भी बिना लोड के नहीं चलाते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे ट्रेन में होता है डीसी सीरीज होता है तो इसमें हमेशा लोड लगा होता है, ठीक है। और सीरीज जनरेटर जो होता है फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी कथन जो है आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तभी वहाँ पे जब क्वेश्चन आएंगे इसी के जैसे, लगभग डिक्टो तो नहीं मैच कर सकते लेकिन जैसे जो आपका बेसिक है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे डीसी सीरीज मोटर हो गया, डीसी कंपाउंड मोटर हो गया, डीसी, यहाँ से जो भी मोटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ से बना ले जाएंगे, ठीक है। 29 नंबर सत्य कथन चुनना है। सीरीज जनरेटर को बिना लोड संयोजित किए नहीं चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर लोड बढ़ाने से जनित्र का टर्मिनल वोल्टेज घटता है। सीरीज जनरेटर का प्रतिरोध निम्न स्तरीय होता है, या सभी सत्य हैं, ठीक है, आपको बताना है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, बिल्कुल सभी सत्य हो जाएगा। यहाँ से चीज़ों को पढ़े रहेंगे तभी यहाँ से क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में किसके लिए श्रेणी जनरेटर का प्रयोग होता है, ठीक है। सीरीज जनरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बैटरी चार्जिंग, घरेलू प्रयोग, बूस्टर के लिए, या फिर लाइटिंग लोड के लिए, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। बूस्टर में जब भी बूस्टर लाइन में अगर हम बूस्टिंग का काम करते हैं तो डीसी सीरीज आपका जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो सी वाला यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। किस सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात होती है, ठीक है। ए लव क्षति यांत्रिक क्षति, लव क्षति यांत्रिक मतलब मैकेनिकल जो लॉसेस होती है, शंट फील्ड क्षति, सी आर्मेचर क्षति प्लस सीरीज फील्ड क्षति मतलब लॉसेस, या फिर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा लव क्षति या यांत्रिक क्षति स्ट्रे लॉसेस को बोलते हैं, तो यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात की जाती है, ठीक है। डीसी मोटर की दक्षता किस सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जाता है? तो यहाँ से जो आपका राइट फार्मूला आपको बता देते हैं, इसमें ऑप्शन को पढ़ेंगे नहीं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यांत्रिक दक्षता बराबर क्या होता है? आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति इंटू 100 होता है, ठीक है। तो ये ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होगी, ठीक है। कौन सी शर्त होगी जिससे मोटर की दक्षता अधिकतम होती है? यहाँ पे जब ताम्र क्षति लौ क्षति से जो होती है छोटी, ताम्र क्षति लौ क्षति या बड़ी होती है, ताम्र क्षति घर्षण तथा बिंड जो हानियाँ होती हैं या बराबर होती है, या ताम्र क्षति स्थिरांक क्षति ये इक्वल होता है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जो कॉपर लॉस स्थिरांक हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा। जब तांबर की क्षति और लोहे की क्षति ये बराबर हो जाएगी तब आपका जो है मैक्सिमम जो है इफिशियंसी होगा, ठीक है। तो डी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। डीसी मशीन की चाल यदि दुगनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर रहे, और फ्लक्स स्थिर रहे तब ईएमएफ क्या होगा, ठीक है। अपरिवर्तित रहेगा, दुगुना हो जाएगा, आधा रह जाएगा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अगर चाल को दुगुना करेंगे तो फ्लक्स स्थिर रहे तो ईएमएफ भी आपका दुगुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्रेन और होइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। डीसी शंट मोटर, डीसी संचाई जो कंपाउंड मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर जो हो जाए क्रेन और होइस्ट के लिए प्रयोग करते हैं, सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिणामित्र ट्रांसफार्मर से जो भी क्वेश्चन आते हैं और ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आते ही 2-3 क्वेश्चन, तो ऑटो ट्रांसफार्मर किस नियम पर कार्य करता है ये आपको बताना है। स्वप्रेरण, सहप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, स्वप्रेरण होता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है स्वप्रेरण पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, वोल्टता में लघु जो होता है होने पर परिवर्तन पैदा करने के लिए, वोल्टता में स्वयं होने वाले परिवर्तन पैदा करने के लिए, या मोबाइल फ़ोन में, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए वाला, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में जो है हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गुण वाले इस्पात का प्रयोग क्रोड जो कोर होती है निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कोर हम निर्माण करते हैं उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो उस धातु का प्रयोग करते हैं। उच्च चुंबकशीलता, उच्च हिस्टैरिसीस जो क्षति लॉसेस होती है, निम्न चुंबकशीलता, निम्न हिस्टैरिसीस क्षति, उच्च चुंबकशीलता, निम्न हिस्टैरिसीस क्षति, निम्न चुंबकशीलता, उच्च हिस्टैरिसीस क्षति हो जाएगा, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन जो राइट आंसर हो जाएगा, चुंबकशीलता उच्च होनी चाहिए और जो लॉसेस होता है ये कम होता है, तो वही तो ऑप्शन सही होगा, मतलब लॉसेस कम रहेगा और चुंबकशीलता अधिक रहेगी, उसी का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। वैरियक जो होता है ये क्या होता है, विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण है। 8 से 10 टैपिंग वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है। डीसी प्रपत्र में विभिन्न वोल्टता प्रदान करने के लिए होता है, या फिर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी वाला, ठीक है। ए और बी आपका दोनों हो जाएगा, विभिन्न वोल्टता की एसी सप्लाई प्रदान करने वाला उपकरण है और 8-10 टैपिंग्स वाला ऑटो ट्रांसफार्मर को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कहाँ पर धारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। धारा मापने के लिए एमीटर के साथ, वोल्टेज मापने के लिए एमीटर के साथ, धारा मापने के लिए वोल्टमीटर के साथ, या फ्रीक्वेंसी मापने के लिए एमीटर के साथ, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा, धारा मापने के लिए एमीटर के साथ, ठीक है। एमीटर के साथ जो यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर का यहाँ पे प्रयोग करते हैं और धारा को मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीट करते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को लिया गया है। किस कारण से अल्टरनेटर समांतर में चलाए जाते हैं, क्या कारण होता है। अल्टरनेटरों को हम समांतर में चलाते हैं जब आवश्यकता हो, अतिरिक्त इकाई लगाना आसान होता है, या सप्लाई की स्थिरता बनाए रखते हैं, या मरम्मत करने के लिए सुविधाजनक व मितव्ययी होते हैं, या फिर डी उपयुक्त तीनों, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, सभी कारणों की वजह से हम अल्टरनेटर को पैरेलल या फिर समांतर में ऑपरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समांतर में चल रहे दो अल्टरनेटर में से एक को हटाना हो तो क्या करेंगे। एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील करने के बाद ही दूसरा अल्टरनेट डिस्कनेक्ट करना चाहिए। बी, हटाने वाले अल्टरनेटर का उत्तेजना, ठीक है, एक्साइटेशन बढ़ाना चाहिए। सी, प्राइम मूवर को स्टीम सप्लाई बंद करनी चाहिए, या फिर ओसीबी, ठीक है, ओसीबी जो ऑयल सर्किट ब्रेकर स्विच होती है इसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, एक अल्टरनेटर का लोड दूसरे अल्टरनेटर पर तब्दील करने के बाद ही दूसरा अल्टरनेटर जो है डिस्कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है। लोड को ट्रांसफर कर देंगे इसके बाद ही हम वहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहिए, दूसरे अल्टरनेटर को हटाना चाहिए। तो यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब दो अल्टरनेटर समांतर में चल रहे हों तो यदि एक अल्टरनेटर का प्राइम मूवर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो अल्टरनेटर क्या हो जाएगा, ठीक है, दूसरा वाला चलना बंद हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, इंडक्शन मोटर की तरह चलेगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर की तरह चलेगा, बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्टरनेटरों में फील्ड वाइंडिंग कहाँ प्रयोग की जाती है। जो अल्टरनेटर होते हैं इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है कहाँ प्रयोग होती है, स्टेटर में, रोटर में, दोनों में, या फिर बाहरी भाग में, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, रोटर में, ठीक है। रोटर में हम फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, रोटर में, ठीक है। बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, बी वाला यहाँ से बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का रोटर अधिक शोर पैदा करता है। सैलिएंट पोल रोटर, बेलनाकार पोल रोटर, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, सैलिएंट पोल रोटर अधिक शोर पैदा करेगा, ठीक है। यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदीप्ति
जो हमारा चैप्टर है इल्यूमिनेशन, ठीक है, इससे जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका डिस्कस कर लेते हैं। किस कारणवश ताप दीप्त लैंप के फिलामेंट के लिए टैंटालम का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। इसका प्रतिरोध शीशा से अधिक होता है, इसका गलनांक टंगस्टन से अधिक होता है, इसका गलनांक चांदी से अधिक होता है, या इसका गलनांक टंगस्टन से कम होता है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। इसका प्रतिरोध जो होता है शीशा से अधिक होता है, इस कारण से, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। ए वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर, फिलामेंट की कुंडलीकृत आकार में जो प्रयोग की जाती है क्योंकि यह बल्ब का आकार घटाती है, ज़्यादा प्रकाश दे सकती है, बल्ब का फिलामेंट और पृष्ठ क्षेत्रफल की ऊष्मा का अपव्यय रोकती है, या फिलामेंट की आंतरिक सामर्थ्य बढ़ाती है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट और पृष्ठ क्षेत्र जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कि ऊष्मा अपव्यय, ठीक है, ऊष्मा का जो व्यय होगा इसको रोकती है, तो यहाँ से सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ताप दीप्त लैंप दक्षता दर्शाता है, 50 ल्यूमेन प्रति वाट, बी 12 ल्यूमेन प्रति वाट, सी 18 ल्यूमेन प्रति वाट, या फिर 5 ल्यूमेन प्रति वाट। 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा, 12 ल्यूमेन प्रति वाट होता है। ताप दीप्ति लैंप की दक्षता जो होती है 12 ल्यूमेन प्रति वाट होती है, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितनी देर के बाद सोडियम वाष्प लैंप अपनी पूरी चमक देता है, ठीक है। जब फुल जो इफिशियंसी से वर्क करेगा 30 मिनट के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद, 10 से 15 मिनट के बाद, या फिर शीघ्र ही, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी वाला, ठीक है। सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद आपकी फुल एफिशिएंसी फुल मूड पे आपका वर्क हो जाएगा, नहीं सी पे 10 से 15 मिनट के बाद, ठीक है। 49 नंबर इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। 49 जी बिल्कुल सी वाला होगा, ठीक है। सी वाले पे 10 से 15 मिनट के बाद तो ये फुल अपनी जो चमक देता है 10 से 15 मिनट के बाद हो जाएगा, यहाँ पे सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता दर्शाता है, ठीक है। 50 ल्यूमेन प्रति वाट, 10 ल्यूमेन प्रति वाट, या 40 ल्यूमेन प्रति वाट, या 80 ल्यूमेन। जो सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता होती है 50 नंबर का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ल्यूमेन प्रति वाट, 40 ल्यूमेन प्रति वाट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जो सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता होती है ये 40 ल्यूमेन वाट के करीब होती है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अचालक विद्युत तार, केबल, विद्युत उपकरण, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक वायर, केबल्स, इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं इलेक्ट्रिक एसेसरीज से, तो इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कहाँ अब्रक का प्रयोग होता है, ठीक है। जो माइका होती है, अब्रक को माइका बोलते हैं, माइका का प्रयोग कहाँ पे होता है, वाइंडिंग में, डीसी मशीन में, कूलर में, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। डीसी मशीन में आपको पता है, ठीक है, इंसुलेटिंग के लिए आपका डीसी मशीन में आपका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे माइका का, ठीक है। बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कांच का मुख्य घटक है, पारा, चूना पत्थर, सिलिका, या बोरान, ठीक है। तो सिलिका बहुत ज़्यादा होता है। 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सिलिका से जो आपका कांच यहाँ पे निर्माण किया जाता है, सी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं किसके बने होते हैं, ठीक है। तो विद्युत शॉक से मतलब इलेक्ट्रिक शॉक से बचाते हैं, सिलिकॉन के, लोहे के, रबड़ के, कांच के, ठीक है। तो रबड़ के बने होते हैं, इसका सभी लोग आंसर देंगे। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और ऐसे ही बहुत सारे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ईजी होते हैं, बस आपको अच्छे से तैयार होकर जाना है, ठीक है। तो यहाँ से इसी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन विद्युत रोधी तेल की विद्युत सामर्थ्य दर्शाता है, ठीक है। 2 से 3 kV पर mm, 70 से 80 kV पर mm, या फिर 30 से 40 kV पर mm, या फिर 7 से 10 kV पर mm, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी वाला हो जाएगा। 30 से 40 kV पर mm होता है विद्युत रोधी जो ऑयल प्रयोग होता है, इसकी जो विद्युत सामर्थ्य होता है ये 30 से 40 kV पर mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, कौन से होल्डर का प्रयोग किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए होता है, ठीक है। लैंप को जैसे लटकाना है, जैसे आपको बल्ब को लटकाना है तो कौन से होल्डर का प्रयोग करते हैं, बैटन होल्डर, स्क्रू लैंप होल्डर, पेडेंट होल्डर, या फिर लेटून होल्डर, ठीक है। ये होल्डर के प्रकार होते हैं। तो यहाँ से 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पेडेंट होल्डर का प्रयोग करते हैं हम। अगर जैसे कहीं पे आपको बल्ब को टांगना हुआ तो पेडेंट होल्डर का हम यहाँ से यूज़ करेंगे, सी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। 12 नंबर क्वेश्चन जो चैप्टर होता है इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इसको देख लेते हैं। 56 नंबर, अपने देश में प्रयुक्त डीजल लोकोमोटिव की क्षमता कितनी होती है, ठीक है। आपको बताना है जो इंजन होते हैं डीजल लोकोमोटिव के इंजन होते हैं उनकी क्षमता जो हॉर्स पावर में होती है वो कितनी होती है, ठीक है। 10 से 500 हॉर्स पावर,
2000 से 2500 हार्स पावर, 100 से 200 हार्स पावर, या फिर 5000 से 7500 हार्स पावर। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। 2000 से 2500 हार्स पावर की जो है पावर यहाँ पे जनरेट होती है। ठीक है, बी वाला बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पदार्थ का प्रयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में सौर सेल निर्माण में किया जाता है। ठीक है, जो सौर सेल निर्माण होता है ये किस पदार्थ का प्रयोग करता है, मतलब किस धातु का प्रयोग करता है। ठीक है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, एंटीमनी का, बोरान का। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा जो 57 नंबर, ये 57 नंबर क्वेश्चन होगा। 57 नंबर क्वेश्चन का जो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। सिलिकॉन का प्रयोग हम अर्धचालक के रूप में करते हैं। तो पिछले जो चैप्टर में हमने आपसे पूछा था कि सिलिकॉन का यहाँ पे आपको बताना है परमाणु क्रमांक। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ये कितना होता है। आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए ताकि आपको जो आप एक्टिविटी का पता लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सौर सेल की वोल्टता है 0.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट या फिर 2.9 वोल्ट। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 0.5 वोल्ट एक सेल की जो वोल्टता होती है ये 0.5 वोल्ट होती है। ठीक है, ये सीधा डेटा है, इसको डायरेक्टली पूछ सकता है, तो यहाँ से ए वाला बिल्कुल भी करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है, किस स्रोत द्वारा उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है। जो सैटेलाइट्स होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा होती है ये कहाँ से उसको मिलती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन से, सौर सेल से, डीसी जनरेटर से या बैटरी से। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये बी वाला हो जाएगा। ठीक है, सौर सेल। ठीक है, वहाँ क्योंकि सैटेलाइट जो अंतरिक्ष होता है वहाँ निर्वात होता है और वहाँ पे एक ही एनर्जी मिल सकती है सौर सेल के माध्यम से, तो बी वाला बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सौर सेल से हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इलेक्ट्रिकल का ये लास्ट क्वेश्चन होता है। और 60 नंबर अगर 60 नंबर में अच्छे मार्क बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा मार्क आपका क्रिएट होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। अगर इलेक्ट्रिकल 60 क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें 50 क्वेश्चन भी बना लेते हैं तो आपका 200 मार्क यहाँ से हो जाएगा। और जो आपका जो पीसीएम से 40 क्वेश्चन होते हैं वहाँ से अगर 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक सफिशिएंट स्कोर हो जाएगा, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काफ़ी बेस्ट स्कोर रहेगा। ठीक है, तो बहुत से लोग स्कोर पूछते हैं तो 240 के अप्रॉक्स जो स्कोर होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो यहाँ से काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएंगे और इससे भी ऊपर और हाईएस्ट स्कोर लाने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत सप्लाई में संयोजित संपूर्ण उपकरणों की सतत रेटिंग का योग होता है। ठीक है, संयोजित भार के, औसत मांग के, उच्चतम मांग के या फिर औसत भार के। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये संयोजित भार के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 60 क्वेश्चन हो गए संयोजित भार के, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से नीचे देखते हैं, इसी तरह आप प्यार और परिवार ये ऐसे ही बढ़ता रहे, आपका जो इतने मेंबर जुड़े और सभी लोग काफ़ी अच्छे से क्या यहाँ पे थैंक यू बोला जा रहा है। छोटों को प्यार दे, बड़ों को सम्मान और अपने व्यक्तित्व में भी इस तरह विकास लाए कि हर एक चेहरा मुस्कुराए और मुस्कुराइए। और जो भी ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलेगा। टेक्ट्यूब विजय से इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या, कोई रीस हो ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में आपका कोई सजेशन सुझाव हो ज़रूर बताइए, हम उस पर अमल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए